हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी। दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में भी हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट की जो सेकंड पार्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हम ये पार्डनिंग पावर को डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई थी। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाने के लिए फिर फैसला किया कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, पार्डनिंग पावर क्या होती है? पार्डनिंग का मतलब होता है समाधान। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को कुछ समाधान करने के लिए कुछ शक्तियां दी हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 72 है वो राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां देता है, समाधान की कुछ शक्तियां देता है। जब कोई व्यक्ति, जो नीचे 3 तरह के केसेस हैं उसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को सजा मिलती है तो राष्ट्रपति उनको समाधान दे सकते हैं। अब वो 3 तरह के केसेस कौन से हैं? पहला केस क्या है? द कन्विक्शन अंडर द यूनियन लॉ। तो राष्ट्रपति है वो, अगर किसी व्यक्ति ने यूनियन के खिलाफ या यूनियन लॉज के खिलाफ कोई काम किया है और उसके अंदर उसको कोई सजा मिलती है, उसके कारण उसको जो कोई सजा मिलती है, एक तो उस केस में राष्ट्रपति अपनी पार्डनिंग पावर का यूज कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, ये कोर्ट मार्शल जो टर्म है ये सैन्य प्रशासन से जुड़ी हुई एक टर्म है। कोर्ट मार्शल का मतलब क्या होता है कि जब कोई सैनिक जो सेना के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस केस में उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो चलाई जाती है। अगर उसको सैन्य कोर्ट में पेश किया जाता है, अगर उसके ऊपर लगे चार्जेस सिद्ध हो जाते हैं तो जो सैन्य कोर्ट है उसको सजा सुनाती है, उसको क्या बोलते हैं? कोर्ट मार्शल। तीसरा केस क्या है? व्हेन सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ। जब किसी आदमी को मौत की सजा मिलती है, ठीक है, या फांसी की सजा मिलती है, तो उस केस में भी राष्ट्रपति अपनी पार्डनिंग पावर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पार्डनिंग पावर कितने प्रकार की होती है? पार्डनिंग पावर होती है 5 प्रकार की। सबसे पहली कौन सी होती है? पार्डन। पार्डन का मतलब होता है समाधान। इस केस में क्या होता है दोस्तों? जब राष्ट्रपति है वो जो दोषी व्यक्ति को जो सजा उसे मिली है उससे मुक्त कर देते हैं, एंड कन्विक्शन, जो चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं कि जो आरोप लगते हैं उससे भी उसको मुक्त कर देते हैं। दूसरा क्या होता है? कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण में क्या होता है दोस्तों कि जिस तरह की सजा उसे वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को दूसरी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट के अंदर चेंज कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा मिली है तो राष्ट्रपति उसको उम्र कैद के अंदर चेंज कर देंगे, या किसी को कठोर कारावास, जिसे राइग्रेस सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, अगर किसी को कठोर कारावास की सजा मिली है तो उसे सिंपल सेंटेंस के अंदर या सिंपल पनिशमेंट के अंदर चेंज कर देते हैं। तीसरा क्या होता है? रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है छूट, मतलब उसको थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। लेसर पनिशमेंट देन ओरिजिनल, कि जो उसे सजा कोर्ट ने दी है राष्ट्रपति उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है सजा का वो चेंज नहीं होता। कैरेक्टर का मतलब कैसे? अगर किसी को कठोर कारावास की सजा मिली है, मान लिया उसको कठोर कारावास की पहले 4 साल की सजा मिली है, तो राष्ट्रपति उसको घटा के 2 साल की कर देंगे, लेकिन वो रहेगी कठोर कारावासी। तो जिस कैरेक्टर की उसको सजा मिली है वही कैरेक्टर रहेगा सजा का, लेकिन उसकी जो अवधि है वो कम हो जाएगी। अब ये तो हो गए 3, इससे आगे 2 बचते हैं। पार्डनिंग पावर 2 बचती हैं, वो कौन कौन सी है वो भी देखते हैं। फोर्थ पावर होती है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है राहत। जो थर्ड पावर है रिमिशन और रेस्पाइट, ये लगभग एक जैसी हैं, बस इसमें थोड़ा सा ये अंतर है। वो अंतर क्या है दोस्तों कि रेस्पाइट में क्या होता है, व्यक्ति को जो ओरिजिनल सजा मिलती है ना, कि लेसर पनिशमेंट देन ओरिजिनल पनिशमेंट, कि जो ओरिजिनल पनिशमेंट उससे मिली है उसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें आप कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हैं। अब इस का आधार क्या होता है दोस्तों? इस राहत का आधार क्या माना जाता है
कि व्यक्ति अगर कोई बीमार है, किसी की आयु ज्यादा होगी, तो उस केस में उसको राहत दे दी जाती है। इस फोर्स पावर का यूज करके उसकी पनिशमेंट है उसको कम कर दिया जा सकता है। लास्ट वाली पावर कौन सी है दोस्तों? रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या होता है? दंड विराम। रिप्राइव, ठीक है। रिप्राइव का मतलब होता है दंड विराम। विराम का मतलब क्या होता है दोस्तों? विराम का मतलब हिंदी में होता है रोक, यानी कुछ समय के लिए जो उसकी सजा है उसको रोक दिया जाता है, उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। तो उस केस में क्या होता है? ये किस केस में यूज की जाती है दोस्तों? जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिलती है, यानी डेथ सेंटेंस किसी को मिलती है, तो उस केस में राष्ट्रपति इस पावर का यूज करते हैं और उसकी फांसी को कुछ समय के लिए रोक देते हैं, ताकि वो पार्डनिंग पावर, समाधान के लिए राष्ट्रपति के सामने अपील कर सके। ठीक है दोस्तों, ये तो है राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर है। ये है यूनियन लॉज, यानी सेंटर के अंदर जो राष्ट्रपति अपनी पार्डनिंग पावर का यूज करते हैं। अब स्टेट के अंदर भी क्या कुछ ऐसा होता है? जी हाँ, स्टेट के अंदर भी होता है। वो सारी पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास, सिर्फ एक पावर को छोड़ के। कौन सी पावर? जैसे आर्टिकल 161 के अंदर जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर है उनके बारे में दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 161 है, वो गवर्नर की पार्डनिंग पावर के बारे में बताता है। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि गवर्नर की पार्डनिंग पावर है वो लगभग राष्ट्रपति की जैसी होती है, लेकिन राष्ट्रपति से अलग कैसे होती है गवर्नर की पार्डनिंग पावर? देखो दोस्तों, दो केस होते हैं इसमें स्पेशल, कि गवर्नर है वो कैन नॉट पार्डन, कि वो पार्डन नहीं कर सकता, समाधान नहीं दे सकता। किस केस में? व्हेन सेंटेंस, यानी सजा, सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल। अगर किसी सैनिक को या किसी सैनिक को अगर कोर्ट मार्शल से कोई सजा मिलती है तो उसको गवर्नर माफ नहीं कर सकते, ठीक है, या इनमें से किसी भी प्रकार की पार्डनिंग पावर का यूज नहीं कर सकते गवर्नर। दूसरा क्या है कि ही कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस, कि वो जो किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा मिलती है ना, तो वो उसको भी पार्डन नहीं कर सकते, उसको भी माफी नहीं दे सकते अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है, चाहे वो किसके अंडर मिली हो। जो स्टेट के लॉज के अंडर किसी व्यक्ति को अगर फांसी मिली है ना, उस केस में भी जो गवर्नर है वो इसको पार्डन नहीं कर सकते। द पार्डनिंग पावर, जो पार्डनिंग पावर है, द पार्डनिंग पावर इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, कि जो फांसी की सजा के समय जो पार्डनिंग पावर है वो किसके अंदर लाई होती है? सिर्फ लाइज ओनली इन प्रेसिडेंट। इस केस के अंदर भी अगर किसी को स्टेट लॉज के अंदर भी फांसी हुई है तो उसको भी सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं, समाधान दे सकते हैं गवर्नर। ठीक है दोस्तों, बाकी जो बची जो बाकी केसेस में क्या होता है कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है, स्टेट लॉ हो या स्टेट लॉ के अंडर मान लिया किसी को डेथ सेंटेंस मिल गई, तो गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं? गवर्नर उसको कम्यूट कर सकते हैं, यानी उसको कम कर सकते हैं, उसकी जो कैरेक्टर को बदल सकते हैं। जैसे फांसी मिली है तो उसको उम्र कैद के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, रिमिशन कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, यानी उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, उनकी सजा को कम कर दिया जाएगा। फोर्थ, रेस्पाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, रेस्पाइट कर सकते हैं, ठीक है। और अदर देन, अगर कोई अदर देन डेथ सेंटेंस है, अदर देन
डेथ सेंटेंस, अदर देन डेथ सेंटेंस, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, पार्डन भी कर सकते हैं, समाधान भी दे सकते हैं उस केस में। लेकिन डेथ सेंटेंस के केस में जो गवर्नर है वो पार्डन नहीं कर सकते, यानी समाधान नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात ये कि अगर मान लिया कोई दोषी ऐसा है कि राष्ट्रपति उसको फेवर करते हैं, ठीक है, फेवर करते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को फेवर करें जो किसी भी क्रिमिनल चार्जेस के अंडर हो या उसकी किसी भी उसके ऊपर कोई भी आरोप हो, किसी तरह के उसको सजा मिली हुई हो, तो राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति का फेवर करते नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अंदर मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है या उसके अंदर क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति की ये पावर है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, पार्डनिंग पावर है, पार्डनिंग पावर इज नॉट एब्सोल्यूट और इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को ये मतलब पूर्ण अधिकार नहीं दे दिया गया कि आप किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं। इससे पहले उनको किससे एडवाइस लेनी पड़ेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो मंत्रिमंडल का समूह है ना, उससे उनको एडवाइस लेनी पड़ेगी इस पावर का यूज करने के लिए। ठीक है, अब कुछ बातें और हैं इस केस में। पहली तो ये है, दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है वो इस के मतलब इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कोई रूल नहीं बनाता कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल बना दिया, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि डज नॉट स्पेसिफाई एनी प्रोसीजर, कि कोई प्रोसीजर स्पेसिफाई नहीं किया इसके लिए, प्रोसीजर स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, कि आप कोई रूल नहीं बनाया कि आपको कैसे इसको पार्डन करना है, लेकिन ये चीज तो है कि एडवाइस लेनी जरूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। दूसरा क्या है, दूसरा जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ओपन रखा गया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि न्यायिक पुनर्विचार। अगर राष्ट्रपति किसी को मालाफाइड इंटेंशन से, ठीक है, मतलब करप्ट इंटेंशन से किसी को माफ कर देते हैं, पार्डन कर देते हैं, तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्विचार है, वो हो सकता है। कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा उस चीज का। अगर राष्ट्रपति ने कुछ गलत किया तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा उसका, उसके ऊपर सुनवाई करेगा। अगर राष्ट्रपति ये पाया जाता है कि राष्ट्रपति ने गलत तरीके से इसकी सजा को माफ किया है, तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो उस फैसले को बदल सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है दोस्तों कि कोई भी राष्ट्रपति के इस फैसले के ऊपर ये नहीं कह सकता कि आपने ये फैसला क्यों लिया है। ठीक है, तो कोई ये नहीं कह सकता, राष्ट्रपति जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं, एडवाइस में लेनी है यहाँ से, लेकिन जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने फैसला क्यों लिया है। दूसरा, तीसरा तो ये हो गया। चौथा अगर हम देखते हैं, नो वन चैलेंज प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट्स पावर ऑन केसेस। राष्ट्रपति को ये नहीं कह सकता कि आपने यही फैसला क्यों लिया है, यही फैसला क्यों नहीं लिया है। हालांकि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उनका, उनके इंटेंशन पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन उनको कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ये फैसला लिया क्यों है। ठीक है, अगर मिलता है, ये दोनों थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है कि उनको कह भी नहीं सकता और जुडिशियल रिव्यू का भी सिस्टम है, थोड़ी सी मतलब कंट्रोवर्शियल है, दोनों एक दूसरे की विपरीत बातें लगती हैं।
लेकिन अगर दिखाई देता है मैलाफाइड इंटेंशन कोर्ट को तो सद्य संज्ञान लेगा। उसके अलावा कोई ये नहीं कह सकता कि आपने क्यों ये फैसला लिया है। ठीक है, अब फोर्थ पावर के अंदर क्या आता है कि जो राष्ट्रपति की ये पावर है, दिस पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव पावर। अब ये थोड़ी देखो एग्जीक्यूटिव पावर, इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक तो हम ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति सजा माफ कर सकते हैं, फिर ये एग्जीक्यूटिव पावर में आ गया, जुडिशियल में ना होते। जुडिशियल में हालांकि बोल सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर कहने के पीछे हमारा लॉजिक क्या है या कारण क्या है। जुडिशियल पावर में इसलिए नहीं आता दोस्तों क्योंकि जब राष्ट्रपति किसी की सजा माफ भी करते हैं ना, तो वो एज ए कोर्ट नहीं बैठते, मतलब कि वहां सुनवाई नहीं होती, उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सलाह लेंगे और उनको जो फैसला ठीक लगेगा वो अपने विवेक से वो फैसला ले लेंगे। तो वहां पे सुनवाई का कोई चांस नहीं है, कि कोई हियरिंग प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति के अंदर इसको मान लेते हैं। पांचवा क्या है दोस्तों, पांचवे के अंदर आता है कि राष्ट्रपति है वो इस पावर का यूज करते टाइम किसी भी मतलब कोर्ट से कोई भी एविडेंस है वो उसको मंगा सकते हैं। जो कोर्ट का उस एविडेंस के प्रति जो व्यू है उससे डिफरेंट व्यू राष्ट्रपति का हो सकता है। प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी कोर्ट, ठीक है, किसी भी कोर्ट से मंगवा सकते हैं वो डॉक्यूमेंट चाहें। और द प्रेसिडेंट व्यू may be different from court, ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट का व्यू है वो कोर्ट से डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो राष्ट्रपति जी की जो पार्डनिंग पावर है उसके बारे में ये सारे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात तो है एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो लगभग मैंने पहले ही कवर कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको फिर से देख लेते हैं कि क्या होता है, कि राष्ट्रपति का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या होता है, यानी संवैधानिक जो दर्जा है वो क्या होता है राष्ट्रपति का। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट। इसके अंदर तीन ही आर्टिकल का मेन जिक्र किया गया है, कि सबसे पहले है तो आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 के अंदर क्या बोला गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, कि जो सारी जो पावर है यूनियन की कार्यकारी शक्तियां वो किसके अंदर निहित होती हैं, राष्ट्रपति के अंदर। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड डब्ल्यू वाला वेस्टेड नहीं, वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, कि जो सारी शक्तियां हैं एग्जीक्यूटिव वाली वो किसके अंदर निहित होती है, राष्ट्रपति के अंदर। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 74 के अंदर क्या आता है दोस्तों, कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, give advice to president on different
इश्यूज या मैटर डिफरेंट मैटर्स। ठीक है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो राष्ट्रपति को एडवाइस देगा। ये किसके अंदर है? आर्टिकल 74 के अंदर। और आर्टिकल 75 किस चीज के बारे में होता है? आर्टिकल 75 में जो राष्ट्रपति मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की का जो अपॉइंटमेंट है, उनकी जो सैलरी है, उनके जो वेतन है या मतलब वेतन भत्ते जो भी है और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, उन सब के बारे में आर्टिकल नंबर 75 के अंदर दिया गया है। तो इसके अंदर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स एंड रिलेटेड मैटर्स, मिनिस्टर्स एंड रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, ये तीन ही आर्टिकल मेन है। अब दोस्तों ये जो सेकंड वाला आर्टिकल है, इसके बारे में एक बार पहले क्या था कि बाउंड नहीं थी एडवाइस। उसके बाद जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट CAA, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर तत्कालीन सरकार जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने क्या कर दिया था कि जो एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो उसको क्या कर दिया था? बाउंड कर दिया था, बाउंड ऑन प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो सलाह दी वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रोविजन है इसको क्या कर दिया दोस्तों? 44th कॉन्स्टिट्यूशन CAA अमेंडमेंट 1978, यानी जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, उसमें क्या बोला था कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन या किसी भी एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन बाद में अगर जो रिकंसिडरेशन के बाद में जो एडवाइस उन्हें मिलेगी वो उनके ऊपर बाउंडिंग होगी। बाउंडिंग एडवाइस इज बाउंडिंग आफ्टर रिकंसिडरेशन, यानी रिकंसिडरेशन के ऊपर के बाद जो उनको सलाह मिलेगी आफ्टर रिकंसिडरेशन, वो उनके ऊपर बाउंडिंग होगी। ठीक है, वो उनको माननी ही पड़ेगी। यानी दूसरा चांस तो दे दिया, लेकिन दूसरे चांस के बाद उन्हें जो रिकंसिडरेशन में जो उनको सलाह मिलेगी वो उसको मानना उनके लिए बाध्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो है कुछ पावर जो जिनको राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के ऊपर यूज करते हैं। राष्ट्रपति को सिर्फ 3 ही केस में के अंदर डिस्क्रिशनरी पावर, यानी वो पावर जिनका इस्तेमाल वो अपने विवेक से कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 3 ही केस होते हैं। 3 ही केस में 3 केस कौन से होते हैं दोस्तों? पहला केस होता है कि व्हेन नो पार्टी हैव क्लियर मेजॉरिटी in लोकसभा। किसी भी पार्टी के पास अगर लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति के विवेक पे आधारित है कि वो किसको प्रधानमंत्री चुनते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन president whom he choose as a prime minister। इसमें भी दोस्तों जो यूजुअली किया जाता है ना, वो क्या होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर है वो चुन लिया जाता है। जो संसद में सबसे लोकसभा के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी होती है
के जो नेता होते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है, यानी मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं राष्ट्रपति। दूसरा क्या होता है कि जब डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, वो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा होती है। तो उस टाइम डिसोल्यूशन का जो अधिकार होता है वो उसकी राष्ट्रपति उनको रेकमेंड कर देते हैं। तो डिसोल्यूशन है वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, राज्य लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं राष्ट्रपति जब चाहे। थर्ड क्या है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास मेजोरिटी नहीं होती, यानी व्हेन नो क्लियर मेजोरिटी, and no clear majority by council of ministers, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास अगर मेजोरिटी नहीं है तो राष्ट्रपति उस लोकसभा को बंद कर सकते हैं, यानी या राष्ट्रपति को पद से या प्रधानमंत्री और पूरी जो मंत्रिमंडल है उसको पद से हटा सकते हैं। ये तीन ही पावर हैं जिसके जो राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर है, जो उनके विवेक पे आधारित है। तो दोस्तों प्रेसिडेंट का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का टॉपिक लगभग सेम सा ही है। वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक है उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। हाँ, राज्यपाल है, लगभग सारी पावर राष्ट्रपति की राज्यपाल के पास होती है, वाइस प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती। जब अगर प्रेसिडेंट मौजूद है तो वाइस प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती, लेकिन जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वो लगभग सेम पावर रखता है प्रेसिडेंट के। तो दोस्तों इसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे और वाइस प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर, और इन सबको ऐसे पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का गवर्नर के साथ लिंक बन जाए ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल जो भी हैं वो मैंने साथ साथ आपको बता दी। एक बार आप उसको पढ़ेंगे तो साथ साथ उसको लिख लेना। ठीक है, तो आपको एक पेज पे लिख लेंगे तो उसको आप हमेशा अपने सामने रखिए। ठीक है, अपने पास रखिए। तो आते जाते कहीं चिपका दिया मान लिया दीवार के ऊपर, तो उसको आते जाते देखेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा ही मारना है, जस्ट आप देखते रहिए, उसको आपके सामने चिपका लीजिए दीवार के ऊपर या अपने साथ रख लीजिए। तो क्या होगा, जब बार बार उसको आप देखेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। याद करने की या रट्टा मारने की ऐसी कोई खास ज़रूरत है नहीं इसमें। तो दोस्तों आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा जो ये इनिशिएटिव है पसंद आ रहा है, क्लासेस पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने और जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो हमारी हर वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।